दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये नई सीरीज़ वीडियो सीरीज़ लेकर आया हूँ मैं। बेसिकली इसमें घटना चक्र जो करंट अफेयर्स है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पॉइंटर, इसको मैं बहुत ही तेज़ी से इसको कवर करवाऊँगा। और इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो सारी चीज़ें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें कवर करवा दूँगा। तो आप जो है चैनल पर बने रहिए, ठीक है। इसको मैं 2-4 वीडियो में, 2 3 या 4 वीडियो में या 5 वीडियो में इसको फटाफट ख़त्म करवा दूँगा, ठीक है। आप वीडियो को देख लीजिएगा और आप पढ़ने का मन हो तो आप ये बुक ले भी लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। डबल आपके दिमाग में एकदम सारी चीज़ें बैठ जाएँगी। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी यूकेपीएससी या जो भी बीपीएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो ये इसमें एकदम संक्षिप्त में दिया हुआ है पॉइंटर एकदम, ठीक है। और पॉइंटर में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप मैं अपने अनुभव से और जो पिछले 2-4 वर्षों का जो ट्रेंड्स रहा है उसके हिसाब से मैं आपको इसमें बताता चलूँगा फटाफट, ठीक है। तो इसको जो है आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए बजट से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, चैनल पर आप जाइए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने उसको कवर कर रखा है पूरा। बस इसमें मैं मेन चीज़ें आपको बताऊँगा और बहुत तेज़ी के साथ बताऊँगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें समय नहीं गंवाएंगे क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा बस। तो देखिए ये बजट जो है, बजट जो पेश हुआ था, इसमें आप टोटल बजट अगर देखेंगे तो 34 ये 39 पॉइंट, एक मिनट, 39.44 इतना लाख करोड़ रुपए का ये टोटल बजट था, ठीक है। उसी बजट में ये जो मेन चीज़ें हैं, जैसे बजट जो है 4 प्राथमिकताओं पर बोला गया था कि ये 4 प्राथमिकताएं हैं जिस पे कि ये बजट आधारित है। तो कौन कौन से हैं वो याद रखना। एक तो पीएम गति शक्ति है, समावेशी विकास है, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमण, निवेश का वित्त पोषण, ये 4 चीज़ों पर ये आधारित है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक। ये अब इसमें जो है और क्या-क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं फटाफट। जैसे पीएम गति शक्ति के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें आएँगी वो देख लीजिए। तो इसमें क्या है, 7 जो इसके इंजन हैं कौन-कौन से, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक्स और ये अवसंरचना। तो ये आप 7 वो याद रखिएगा। इसके जो 7 इंजन हैं, कई बार पूछा जा सकता है ये कि इनमें से कौन-सा नहीं है, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसको ये प्रश्न बन सकता है ये एमसीक्यू में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, ठीक, ये हैं। तो याद रखिएगा इसको। देखिए इसमें बताया गया है कि मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बस बाकी छोड़ दीजिए उसको। एक्सप्रेसवे 2022-23 में लगभग 25,000 किलोमीटर तैयार किया जाएगा, ठीक है। पीपीपी के तहत 4 जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किए जाएंगे 22-23 में, ठीक है। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट शुरू किया जाएगा प्रोग्राम। कवच का क्षेत्र विस्तार किया जाएगा। नई जनरेशन की 400 वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो बनाई जाएंगी, ठीक है। परंपरागत सड़कों के दीर्घकालीन विकल्प के रूप में नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा, ठीक है। ये सब इसी में आएंगे, ये पीएम गति शक्ति में आएंगे ये सब, ठीक। तो इनको ध्यान रखिएगा। देश अमृत महोत्सव मनाते हुए प्रवेश कर चुका है किसमें, अमृत काल में। तो अमृत काल मतलब हो गया ये जो 100वां वर्ष मतलब हो मनाया जाएगा जब, तो उसी में प्रवेश कर चुका है। चूँकि 75 वर्ष हो चुके हैं, तो अगला जो 25 वर्ष है उसी को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो अमृत काल के लक्ष्य क्या-क्या हैं देख लीजिए। इसमें जो है विकास एवं समग्र समावेशी कल्याण पर ध्यान केंद्रण, ठीक है। प्रौद्योगिकी जनित विकास, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु कारक कार्य को प्रोत्साहन, निजी निवेश से प्रारंभ होकर बहुतायत सार्वजनिक पूंजी निवेश तक चलने वाला ये सदचक्र, ठीक। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण में क्या होगा, देखिए कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण में मेन चीज़ें हैं जो जो होंगी उनको देखिए आप। ये गंगा नदी से सटे कृषि जो कृषक भूमि से प्रारंभ होने वाली रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसमें मेन पढ़ रहा हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा आप अगर आपको मन करे तो, क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं वही पढ़िए, बाकी तो पूरा बजट बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। देखिए पीपीपी मोड में किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाओं की उपलब्धता, ठीक है। ड्रोन्स का प्रयोग कृषि में, तो उसके लिए सहायता देना किसानों को,
ठीक है। स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करने के लिए सम्मिश्रित पूंजी से कोष की स्थापना करना, ठीक है। केन बेतवा लिंक के लिए इसमें दिया गया है कि ये इसमें क्या, कहाँ से कितना भूमि उसको सिंचाई होगी और कितने लोगों को फ़ायदा होगा इसके लिए, देखिए। तो इसमें 9.1 लाख हेक्टेयर, याद रखिएगा, 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि सिंचाई और 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा, और इससे विद्युत भी बनेगी, तो कितना, 103 मेगावाट की। तो ध्यान रखिएगा एमपीपीएससी वाले, और यूपीपीएससी कहीं भी पूछा जा सकता है ये। ऐसी ही 5 और परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा, उस पर प्रक्रिया में है वो, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए, शिक्षा पे क्या क्या किया जाएगा, देखिए शिक्षा पे ये अभी सब वही चल रहा है जो प्राथमिकता जो बताई थी मैंने 4 शुरू में, उन्हीं में से हैं ये सब, ठीक है। तो शिक्षा में क्या होगा, गुणवत्ताप्रद शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा, ठीक। इसमें 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाना। पहले कितने चैनल पे था ये, 12, अभी 200 चैनल, याद रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और उत्प्रेरित शिक्षण परिवेश को बढ़ावा देना, ठीक है। कौशल परक ई प्रयोगशालाएं बनाना, एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये महत्वपूर्ण है। एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना, ये कब और कहाँ कैसे होगी, अब जब आएगा तो उसको भी करंट में कवर कर लेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें डिजिटल टीचरों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता प्रद ई विषय वस्तु पर उपलब्ध कराई जाएगी, जो ये टीवी चैनल वगैरह और इस सब पे बताया जाएगा। कौशल विकास के लिए क्या होगा, कौशल विकास के लिए देखिए इसमें देश स्टैक ई पोर्टल, ये याद रखिएगा, ठीक है। कौशल एवं आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम, ये देश, तो ध्यान रखिएगा ये ऑनलाइन ट्रेनिंग से संबंधित है, तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग से संबंधित है, ठीक, याद रखिएगा इसको। ड्रोन एज अ सर्विस के लिए ड्रोन शक्ति की सुविधा हेतु स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, ये भी याद रखिएगा। ड्रोन एज अ सर्विस, ये याद रखिएगा किस चीज़ के लिए है। स्वास्थ्य में देखिए क्या क्या है, स्वास्थ्य में नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम लागू किया जाएगा, ठीक। गुणवत्ताप्रद परामर्श के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। एकीकृत कार्यक्रम जो मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। 2 लाख आंगनवाड़ियों को का सक्षम आंगनवाड़ियों में समन्वयन, तो इसका मतलब उनको प्रमोट किया जाएगा, अच्छे से बढ़ावा दिया जाएगा उनको, ठीक। चलिए, स्वास्थ्य के तहत बजट अनुमान जो है 2022-23 में ये दिया गया है, करोड़ों में, व्यय कितना होगा वो आगे इसमें है, बता देंगे इसमें, ठीक। चलिए, सक्षम आंगनवाड़ी के तहत इसमें देखिए ये दिखाया गया है, मिशन शक्ति के तहत इतना ये जो बजट दिया हुआ है ना, पोषण के तहत ये इतना बजट 20,263 करोड़, पीएम पोषण में 10,234, मिशन वात्सल्य का ये दिया हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन मेन चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और उसी को सुनिए और उसी को आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सभी समावेशी कल्याण पर ध्यान केंद्रण के लिए क्या क्या काम किए जाएंगे उसको देख लीजिए। तो इसमें क्या क्या है, इसमें है देखिए हर घर जो नल जल से, इसमें 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा इसमें, ठीक है। पीएम आवास योजना से 2022-23 में 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। तो प्रश्न कैसे बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे, बजट 2022-23 के अनुसार कितने लोगों को 22 मतलब पीएम आवास योजना के अंतर्गत कितने लोगों को घर प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो 80 लाख, याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने करोड़ लोगों को पर कवर किया जाएगा 2022-23 में, तो 3.8 करोड़, ये ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पीएम डिवाइन योजना, ये उत्तर पूर्व में आवश्यकता आधारित अवसंरचना एवं सामाजिक विकास के लिए है, तो ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है पीएम डिवाइन किससे संबंधित है। अब 4 ऑप्शन दे दें, उसमें एक ये भी ऑप्शन रहेगा, ये उत्तर पूर्व में अवसंरचना विकास, तो आप लगाइएगा आंसर उत्तर पूर्व में अवसंरचना विकास, ठीक। चलिए, महत्वाकांक्षी ब्लॉक परियोजना, ये ब्लॉक कार्यक्रम महत्वाकांक्षी जिले में पिछड़े हुए ब्लॉकों के विकास के लिए ये शुरू किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, ठीक है। कहाँ से, विकास से वंचित जो पूर्वी सीमा के गांव हैं उनमें वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ शुरू किया जाएगा, तो ये पूर्वी सीमा के गांव हैं जो जो ईस्टर्न सेक्टर में, ठीक है। डाकघरों का यहाँ डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, 100% डाकघरों को आधारभूत बैंकिंग व्यवस्था में, मतलब उनको सीधे वो बैंक वाली सारी सुविधाएं वो फिर मिलने लगेंगी, उसी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। डिजिटल पेमेंट्स अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ये स्थापना 75 जिलों में की जाएगी,
तो ये ध्यान रखिएगा, कितने जिलों में और कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित की जाएंगी, ऐसे पूछेगा कि अ, बजट 2022-23 के अनुसार कितने जिलों में, या फिर ऐसे पूछेगा कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा 75, 75। ठीक। देखिए एमएसएमई के लिए क्या क्या किया गया है इसमें, ईसीएलजीएस को लागू करना, जो क्रेडिट इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है। ठीक है। सीजीटीएमएसई का पुनरुद्धार, रैंप रैंप योजना याद रखिएगा कि रैंप योजना भी इसी के लिए है। ऐसे भी पूछा जा सकता है रैंप योजना किससे संबंधित है, तो रैंप योजना जो है एमएसएमई से संबंधित है। ठीक है। कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, ये संबंधित इसी से है। विभिन्न पोर्टलों की इंटरलिंकिंग की जाएगी जिससे कि एमएसएमई को जो है फ़ायदा हो। ठीक है। जो कोई अगर बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है तो उसको एक ही उसमें सारा काम हो जाए, उसका इधर उधर भटकना ना पड़े। ईज, ये देखिए उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश में क्या क्या काम किए जाएंगे, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0, विश्वास आधारित शासन। ठीक। आईटी सेतुओं के माध्यम से केंद्र एवं राज्य स्तरीय प्रणालियों का समेकन किया जाएगा। परिवेश पोर्टल, अब ये परिवेश पोर्टल ऐसे पूछा जाएगा कि क्या है परिवेश पोर्टल। ठीक है। तो इसी से आधारित है ये, बिजनेस आधारित। ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। भू दस्तावेजों के आईटी आधारित प्रबंधन हेतु यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन, ये पहले भी आपने सुना था, ये अभी इस पे भी काम मतलब होगा। कंपनियों के स्वैच्छिक समावेशन के लिए सी पेस, तो अब ऐसे पूछेगा सी पेस किससे संबंधित है, तो कंपनियों के स्वैच्छिक समावेशन से संबंधित है सी पेस। ठीक है। याद रखिएगा इसको। सरकारी प्रतिभूति में एंड टू एंड ऑनलाइन सिस्टम सिक्योरिटी बॉन्ड का उपयोग किया जाएगा। एवीसीजी प्रोत्साहन कार्यबल होगा। पीएलआई स्कीम के अंतर्गत 5G को समर्थन। ठीक है। पीएलआई कितने क्षेत्रों के लिए बोला गया है अभी आप बताइए कमेंट करके, मैंने बताया था इसमें। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स, उसमें क्या होगा, ईज़ ऑफ लिविंग में देखिए अभी चिप युक्त जो ई पासपोर्ट जारी करेंगे ये। ठीक है। ई ई पासपोर्ट, आपको वो बुक और वो उस टाइप की रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका रहेगा इसी में मोबाइल फ़ोन में। ठीक है। भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण, शहर नियोजन स्कीमों का क्रियान्वयन और संक्रमण उन्मुखी विकास। ठीक है। तो ये सारे कार्यक्रम इसमें किए जाएंगे। उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी शहरी नियोजन के लिए। शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना, विकल्प के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति लागू करना। तो ये सारी चीज़ इसमें की जाएंगी। देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें, इसमें ये लिखा हुआ है बजट अनुमान 2022-23 में पीएलआई योजना के अंतर्गत आवंटन। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें पीएलआई योजना के अंतर्गत क्या क्या कहाँ कहाँ किसके लिए दिया गया है, कितना आवंटन किया गया है। देखिए तो बृहत स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एवं दूरसंचार हार्डवेयर, इसके लिए सबसे ज़्यादा 5300 करोड़ मतलब 5300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें ये इतना नहीं पूछा जाएगा। ये देखिए निवेश का वित्त पोषण में क्या क्या करेंगे ये देख लीजिए। जैसे ये बताया गया है कि आरबीआई जो है डिजिटल रुपए का संचालन करेगा, तो याद रखिएगा ये डिजिटल रुपए का संचालन कौन करेगा, आरबीआई। ठीक है। ये प्रश्न बन सकता है, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार। तो ये ठीक है, संसाधनों को जुटाना, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार कि कहाँ से कैसे क्या संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे। ठीक है। कर प्रस्ताव देख लीजिए, इसमें कर प्रस्ताव में क्या है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें मेन से रिलेटेड है और मेन सभी जो देने जा रहे हैं वो इस बुक को लेकर के पढ़ सकते हैं उसको। ठीक है। मैं प्री के हिसाब से इसमें सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आभासी परिसंपत्ति के अंतरण से होने वाली आय पर 30% कर लगाया जाएगा। याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा जाएगा, इसका 100% चांस है कि ये पूछा जाएगा। कितने प्रतिशत कर लगाया जाएगा आभासी परिसंपत्तियों के अंतरण पर, तो 30%। याद रखिएगा, देखिएगा ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से क्या और क्या क्या है इसमें खास। हाँ, ये स्ट्रिम्प जो है वो एक्वाकल्चर के लिए है। ठीक है। याद रखिएगा ये एक्वाकल्चर से रिलेटेड है उसमें। ठीक। अनब्लेंडेड ईंधन पर अतिरिक्त विचलन उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा, ये भी है। अब ये देखिए इसमें जैसे कुछ मंत्रालय हैं जिनके लिए बजट आवंटन देख लीजिए, इसमें से संचार मंत्रालय के लिए इतना, मेन 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 देखिए जैसे रेल के लिए कितना है, तो ये आप देख लीजिए इतना है 1,40,367। ठीक। गृह मंत्रालय के लिए देख लीजिए, रक्षा मंत्रालय के लिए देखिए यहाँ पे है सर्वाधिक, देखिए रक्षा मंत्रालय के लिए है 5.25 लाख करोड़। ठीक। याद रखिएगा इसको। कारोबारी सुगमता 2.0 एवं जीवन की सुगमता किस पर निर्भर है,
तो विश्वास आधारित शासन पर, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न डायरेक्ट पूछ ले जाएंगे। कारोबारी सुगमता 2.0 एवं जीवन की सुगमता निर्भर है विश्वास आधारित शासन पर, तो ये ऐसे ही पूछा जाएगा प्रश्न। वर्ष 2022-23 में घरेलू उद्योग से रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजीगत क्रय बजट कितना है, तो ये 68%। ठीक। कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था के लिए क्या किया जाएगा, देखिए इसमें इसमें क्या होगा, तो इसमें सीधे सीधे वही चीज़ें बताई गई हैं कि थर्मल पावर में 5 से 7% बायोमास पैलेट का यूज़ किया जाएगा इसको पाने के लिए। ठीक है, कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में जो है उसके लिए बेसिकली क्या क्या किया जाएगा, देखो थर्मल पावर में 5 से 7%, तो ये भी ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है ये। ठीक है, तो उससे इतने कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होगी, कितना 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कोल गैसीकरण तथा कोयले के रसायन में बदलने के लिए 4 प्रमुख परियोजनाएं लाई जाएंगी। रैंप जो मैंने बताया MSME के लिए, ठीक है, 5 वर्षों के दौरान 6,000 करोड़ का परिव्यय के साथ, तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट। जहाँ मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिएगा आप। राज्यों को बृहत राजकोषीय दायरा, अब इसमें बताया गया है कि क्या क्या कैसे कैसे रखना है लोगों राज्यों को। सकल राजकोषीय घाटे में कमी करना है राज्यों को। ठीक है, 20-21 में अनुमानित ये 4.36 और 21-22 में ये 3.7%। ठीक, राज्यों को GSDP का 4% तक राजकोषीय घाटे के लिए अनुमति है, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जिसमें 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार संबंधित कर सकते हैं वो। अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश में प्रोत्साहित करने में राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ का आवंटन। RBI द्वारा डिजिटल रुपया जो बता दिया मैंने, संसाधन जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किए जाएंगे। वेंचर कैपिटल एवं निजी इक्विटी निवेश द्वारा निवेश बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे। सनराइज सेक्टर के लिए विशेष वित्त पोषण। सनराइज सेक्टर क्या है, सनराइज सेक्टर है जैसे जो नए कोई बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्हीं को सनराइज सेक्टर बोलते हैं। नया नया चीज़, नई नई बिजनेस उसमें से स्थापित किए जा रहे हों, ठीक है, तो उसी को सनराइज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या क्या है। अभी देखिए इसमें जो हालिया ये फरवरी वाले हैं सारे, देखिएगा फरवरी से स्टार्ट होकर इसमें लास्ट तक जाएगा। ठीक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक। देखिए इसरो द्वारा मिशन का प्रक्षेपण किया गया 2022 में, सबसे पहला मिशन छोड़ा गया ये PSLV C-52 US-04, याद रखिएगा कौन सा, US-04, ये भी लॉन्च किया गया। कहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, इसको ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या क्या कौन कौन से मिशन के तहत 3 उपग्रह छोड़े गए, कौन कौन से, वो भी ध्यान रखिएगा। US इंस्पायर Sat-1 और INS-2D, मैंने ये करंट अफेयर्स में कवर किया हुआ है, देख लीजिएगा आप। तो US-04 क्या है, ये रडार इमेजिंग उपग्रह है ये। ठीक है, US-4। और ये INS-2D क्या है, ये एक औद्योगिक प्रौद्योगिक प्रदर्शक उपग्रह है ये। और इंस्पायर Sat-1 क्या है, तो ये छात्र स्टूडेंट सैटेलाइट है ये। ठीक, और इंस्पायर Sat-1 का विकास किसने किया, तो ये IIST तिरुवनंतपुरम ने। ठीक है, याद रखिएगा ये। ठीक, IIST तिरुवनंतपुरम ने। तो इससे ऐसे भी पूछा जा सकता है, इंस्पायर Sat-1 जो कि इसरो ने प्रक्षेपित किया है, किसके द्वारा विकसित किया है, तो वो IIST तिरुवनंतपुरम। ठीक, याद रखिएगा इसको। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये बताया गया है इसमें कितना इसका डिटेल्स पूरी दी गई है, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण है। देखिए वार्षिक सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया, टेरी द्वारा किया गया, और ये कहाँ किया गया, ये दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इस शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था ये, तो ये 21वां। इस ठीक है, इसकी थीम क्या थी, ये टूवर्ड्स अ रेजिलियंट प्लैनेट इंश्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर, ध्यान रखिएगा इसको। ये भी थीम भी याद रखिए, कई कई बार पूछ ले, क्या पता आयोग का दिमाग खराब हो जाए, तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। थीम पे खैर क्वेश्चन पूछता है वो, थीम पे क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। ICC द्वारा ये छोड़ दीजिए इसको, 2000 ये जनवरी का है तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी जानते रहिए आप। कीगन पीटरसन को दिया गया था ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, सबसे पहला जो ये पुरस्कार दिया गया था, आप बताइए किसको दिया गया था, ये जरूर पूछा जा सकता है कि सबसे पहला जो दिया गया था ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, ठीक है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, वो किसको दिया गया था, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, ICC ऑफ द मंथ महिला वाले में हीथर नाइट को, इंग्लैंड की हैं। IPL ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है ये,
कि आईपीएल में जो है जो नीलामी हुई थी उसमें सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन थे? ईशान किशन, ठीक है, उनको मुंबई इंडियंस ने खरीदा था 15.25 करोड़, देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे महंगे खिलाड़ी कौन विदेशियों में कौन सा रहे? तो लियाम लिविंगस्टोन, ये पंजाब किंग्स 11 पंजाब पंजाब किंग्स ने खरीदा है 11.5 करोड़, ठीक। 27 मार्च से शुरू हो रहा है, 27 या 29 मार्च से आईपीएल। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, 5वीं बार जीता है, ठीक है, इंग्लैंड को हराकर, याद रखिएगा ये, ध्यान रखिएगा, पूछ पूछ सकता है ये। प्लेयर ऑफ द सीरीज में कौन बना था? डेवॉल्ड ब्रेविस, दक्षिण अफ्रीका के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया है अभी? तो स्टेचू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, कहाँ पे ये? हैदराबाद में। और किसकी है ये प्रतिमा? तो ये अपना ये श्री रामानुजाचार्य की है, ये नीचे सब दिया हुआ है इसमें, 11वीं सदी के ये संत थे, ठीक, इनका संबंध है। और ये हैदराबाद में है। इसकी ऊंचाई देख लीजिए, याद रखिएगा, ये 216 फीट। पूछ भी सकता है, डायरेक्टली पूछ सकता है, सेंटेंस में भी दे सकता है। पंच लोहे की बनी हुई है ये, और उसमें पंच धातुओं में कौन कौन सी शामिल है? सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, जस्ता है। तो इसके संयोजन से बनी है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। किसके जन्म ये किसके जन्म की 125वीं वर्षगांठ पे 23 जनवरी 2000, तो जैसे ही 23 जनवरी देखेंगे आपको पता चल जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इस उपलक्ष्य में नेताजी की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था, ठीक है, कहाँ पे? इंडिया गेट में। यह प्रतिमा किसकी बनी होगी? ये ग्रेनाइट की, ठीक है। ये अभी एक बेसिकली होलोग्राम के थ्रू लगाया गया है ये प्रतिमा, याद रखिएगा, बाद में जब बन जाएगी तो उसको लगा दिया जाएगा। ये 30,000 ल्यूमेंस के 4 के प्रोजेक्टर द्वारा वहाँ पे वो दिखाया गया है कि ऐसे ही होगी वो। नेताजी के जन्म की वर्षगांठ प्रतिवर्ष किस दिवस में मनाई जाती है? तो पराक्रम दिवस के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब यहीं तक, इसको यहीं रखते हैं, 4 इसमें पीडीएफ रखते हैं। नेक्स्ट जो पढ़ाएंगे ये राष्ट्रीय प्रदेश वाला पढ़ाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो देखने में फिर सही नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए जो मैंने पूछा है, या कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।